Welcome back again on Detailed Study. It's your own maths channel. Always welcome of you on this channel. आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को सोल्व करेंगे. नेम ऑफ दिस इज चैप्टर 12. तो चैप्टर 12 में क्या कुछ है उसका इससे इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, उससे कोरिलेट करते हैं जो एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे उसके बारे में. तो चलिए चैप्टर 12 को लेते हैं और समझते हैं उसके कुछ बेसिक्स रूल्स ताकि हम एक्सरसाइज को ईजी बना पाएँ. Let's we start from the heading of the chapter 12, quadrilaterals. It's belong to quadrilaterals. इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है उसके टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं. पहले हमें अंडरस्टैंड कर्व, क्लोज एंड ओपन कर्व, अंडरस्टैंड पॉलीगॉन्स, अंडरस्टैंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन, अंडरस्टैंड साइड एंड एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन. देखिए ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है. डिफरेंट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन. ओके, अंडरस्टैंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन. Know the type of polygon, how many types are polygon, understand properties of special polygon, parallelogram, rhombus, square, etc. Measure the angles and sides of the different quadrilateral and identify patterns in the relationship among them. Make hypotenuse on the basis of generations of the patterns and later on verify through examples. और हमने इसमें क्या पढ़ना है? Verify the property of parallelogram and apply reasoning by doing activities such as कंस्ट्रक्शन. पैरेललोग्राम कैसे बनाएं, कैसे ड्रॉ करें, डायगोनल कैसे बनाएं. ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टी, क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी है या जिससे हम आइडेंटिफिकेशन किसी भी शेप को कर सकते हैं पहचान कर कि एक्चुअल में ये रोम्बस है या कि ये पैरेललोग्राम है या कि स्क्वायर है. दीज हैव सम माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दैम. सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी and verify properties of parallelogram and establish the relationship between them through reasoning. ठीक है, तो these shapes have different and these have some reason for this. तो उसमें ये शेप से रिलेटेड हमारा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स. और ये इतना मतलब बेसिक चैप्टर है ना कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके चैप्टर 13, चैप्टर 14 या इनफैक्ट मैं कहूँ कि चैप्टर 15 में भी काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी. और आगे नेक्स्ट लेवल में जब आप जाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा, उसका बेसिक नहीं समझाया जाएगा. आगे जब हम 9th में 10th में पढ़ेंगे तो वर्ड्स लिखे होंगे बट हमें उनका कोई मीनिंग वहाँ नहीं मिलेगा. तो वो हम यहाँ अगर हम डिटेल में इस चैप्टर को कर लेते हैं तो काफ़ी हमारी हेल्प आगे होने वाली है, हमारे नॉलेज में बूस्ट आने वाला है. ओके, तो चलिए इसके टॉपिक्स ले लेते हैं. वेरी सिंपल और ईजी वे में करेंगे. तो इसको आप स्ट्रेस में, बर्डन में मत लीजिएगा कि एक्सरसाइज के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना पड़ रहा है. अगर आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस हो जाते हो तो फिर उसको करने में या जानने पहचानने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो अगर हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से ले लेंगे, कोरिलेट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज तो अपने आप सोल्व हो जाएगी फिर. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चलिए उठाइए पेंसिल और टिक करते जाइए आप मेरे साथ साथ, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे तो हमें सिर्फ ये अंडरलाइन वर्ड्स ही देखने हैं और हमें इसको पूरा स्टडी नहीं करना है. उससे हमारा टाइम भी बचेगा. ठीक है, और अलग से हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पेंसिल लीजिए और इसको अंडरलाइन करते जाइए जो मेन वर्ड्स या मेन हेडिंग्स या मेन लाइन्स हैं. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें एक होता है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हम छोटी क्लासेस में थे, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन. ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, अब इनको हम फिर से पढ़ेंगे एक बार. पहला हमारा टॉपिक है कर्व्स. ठीक है, तो कर्व्स क्या होते हैं, काफ़ी कुछ इसमें लिखा है कि एक प्लेन शीट पर जब हम ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विदाउट एनी ब्रेक, व्हाट यू ऑब्टेन, इट इज़ अ कर्व. कर्व एक्चुअल में क्या होता है, ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विदाउट एनी ब्रेक इज कॉल्ड कर्व. सिर्फ हम इतना इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. अब देखिए कैसे इस बात को हम प्रूव करते हैं. तो जो ये शेप दी गई है इनको आप बनाइए. देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये यहाँ पर आया, यहाँ पे स्टार्ट किया और ये कुछ पॉइंट्स आखिर में तो ये डॉट डॉट से भी मिलकर बनाए ना. तो जो ये हैं इनको हम कर्व कहेंगे बिना बीच में पेंसिल उठाए. विदाउट एनी ब्रेक का मतलब है बिना बीच में पेंसिल उठाए हमने इनको ड्रॉ कर दिया है. ये देखिए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, कर्व. ओके, चलिए दीज आर टू टाइप्स. टू टाइप्स के ये होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड. तो ओपन वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग ये आप पता लगा सकते हैं, नहीं खुला. क्लोज मतलब जो बंद.
इसके अलावा भी इसकी छोटी सी डेफिनेशन बनती है जो कि हमारी इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग को दूर कर देगी। ए कर्व इज सेड टू बी ओपन, किसी भी कर्व को हम ओपन कहेंगे, कब कहेंगे? इफ इट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर डिफरेंट, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस? देखिए मैं आपको रफ पेपर पे एक बार समझा देती हूँ कि ये किस तरह से प्रूव करती है डेफिनेशन। देखिए जैसे मान लो ये हमने यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करने शुरू किया और ये हमने शुरू किया ऐसे और हम इसको ले आए ऐसे और यहाँ पे हमने छोड़ दिया। स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से। छोड़ा कहाँ है? एंड कहाँ किया है? यहाँ पर। तो दीज आर 2 पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स है ना। स्टार्ट कहीं और से किया, छोड़ा कहीं और है, इट मीन्स इट इज़ ए ओपन कर्व। और वैसे भी देखिए इसका एक सिरा खुला है, ठीक है, यहाँ से स्पेस खुला है। तो इस तरह से हम इस डेफिनेशन को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आता है क्लोज कर्व, नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, क्लोज यानी बंद, ठीक है। इट इज क्लोज इफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स आर द सेम। कैसे? चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं। हमने यहाँ से कोई ड्रॉ करना शुरू किया है और इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो शुरू यहाँ से किया था, ख़त्म भी यहीं पे किया है। ओके, इट मीन्स इट इज़ अ क्लोज कर्व। एक और शेप ले लेते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ से लिया, इधर हम आए, ऐसे हमने घुमाया और हमने फिर यहाँ मीट कर दिया। स्टार्ट कहाँ से किया था? यहीं पे। क्लोज एंड कहाँ पे किया? यहीं पे। तो सेम एंडिंग पॉइंट एंड सेम डिफरेंट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर, then it will be called the close curve. It's simple. अब इसी में ही थोड़ा सा और बता दिया गया है क्लोज कर्व के बारे में। एक होता है सिंपल और एक होगा नॉट सिंपल। सिंपल मतलब क्या होगा? जिसमें कोई, ये देखिए यहाँ से शुरू किया, इधर हमने ये वाली शेप ऐसे पूरा बना दिया। तो सिंपल क्लोज वो होगा जिसमें कोई क्रॉस नहीं होगा, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इधर से ड्रॉ किया, इधर आ गए हम, ये सिंपल क्लोज कर्व है। लेकिन जब हमने इसको 8 को ड्रॉ किया, इधर से शुरू किया, इधर आया और इधर हमने खत्म किया, तो इसमें क्या है? क्रॉस आया है। यहाँ से ये लाइन क्या होती है? क्रॉस होती है। तो जब क्रॉस होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉट सिंपल, ठीक है। और अगर क्रॉस नहीं होते, जैसे इसमें नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो ये क्या होंगी? नॉट सिंपल क्लोज कर्व। और ये तो ओपन कर्व है ही, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है। तो चलिए अब हमने पढ़ लिया कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व एंड नॉट सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वर्ड काफ़ी यूज होता है और हम इसमें काफ़ी पढ़ते भी है। पॉलीगॉन्स आते हैं कई क्वेश्चंस पे। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो हमारी नंबर 2 पे डेफिनेशन आ जाती है पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स इज अ क्लोज कर्व। सबसे पहले तो पॉलीगॉन का नाम जब यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये एक क्लोज कर्व के बारे में बात कर रहा है। मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन्स सेगमेंट, जो मिनिमम 3 लाइन, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे इस तरह से ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ये शेप्स, 3 से ज़्यादा लाइन्स, इसमें लाइन सेगमेंट्स होने जरूरी हैं। और ये इस तरह से, ये पॉलीगॉन क्लोज कर्व आर नॉट पॉलीगॉन, ये हमने ध्यान रखना है। क्लोज कर्व आर, ये पॉलीगॉन है। क्यों क्यों क्यों? इसमें देखिए, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। ये फिगर जो है स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं और ये फिगर जो है वो क्या? एक कर्व लाइन से, है ना, बने हुए हैं। तो ये वाले पॉलीगॉन नहीं है और ये पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें हम क्लियर 3 साइड 4 साइड बता सकते हैं, 5 साइड, लेकिन इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कितनी साइडों से मिलकर बना हुआ है। लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ये नहीं बना है, ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू बना है, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स आर क्लोज कर्व होता है, 3 और मोर लाइन्स होता है और इसमें ये गोल वाली लाइन का कोई स्थान नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने ध्यान रखना है। अब पॉलीगॉन्स हमने पढ़ लिया, तो कितने टाइप के हो सकते हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मिनिमम 3 साइड्स होनी कंपल्सरी है। तो 3 साइड से स्टार्ट किया गया है। देखिए 1 2 3 साइड्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड एंड वर्टेक्स। अब देखिए वर्टेक्स क्या होता है फ्रेंड्स? साइड्स तो आपने पता लगा लिया, ये 1, ये 2 और ये 3। वर्टेक्स होता है एक्चुअल में इसका कॉर्नर, ये कॉर्नर ए, ये कॉर्नर बी और ये कॉर्नर सी, ठीक है। तो 3 ही लाइन्स हैं, 3 ही कॉर्नर्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 4 लाइन्स है, 1 2 3 4। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि वो सेम हो, साइज उनके डिफरेंस हो सकते हैं पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है। तो 4 साइड है, तो नंबर ऑफ साइड 4 है, तो देखिए वर्टेक्स भी 4 ही बनते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल्स, जिससे रिलेटेड हमारा ये
चैप्टर है। फिर हम पढ़ लेते हैं आगे की एक शेप दी गई है, इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 लाइंस जो है साइड जो है वो ड्रॉ की गई हैं और 5 ही इसमें वर्टेक्स हैं। तो 5 नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स है, तो ये क्या कहलाता है? पेंटागन। इसी तरह से नेक्स्ट पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस डायग्राम पे, इस फिगर पे हमारे पास 6 साइड से मिलकर ये बना है, तो ये क्या होगा? हेक्सागन। इसी तरह आगे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 साइड्स की हेल्प से ये एक फिगर ड्रॉ किया गया है और 7 ही इसमें वर्टेक्स होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हेप्टागन। आगे नेक्स्ट शेप जो हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड से मिलकर जो पॉलीगन होता है या जिसमें 8 वर्टेक्स होते हैं उसे हम कहेंगे ऑक्टागन। इसी तरह 9 साइड से मिलकर जो पॉलीगन बनाया जाता है, जो फिगर बनाया जाता है, उसे हम कहेंगे नैनागन, नोनागन। एंड 10 साइड से मिलकर जो पॉलीगन बनता है या फिगर बनता है, इसमें देखिए छोटे छोटे ये 10 साइड्स हैं, तो वो कहलाएगा डेकागन। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 से शुरू होकर 10 तक नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग पॉलीगन दिए गए हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो हमें ये याद कर लेना है कि 3 साइड से बनने वाला फिगर ट्राइंगल, 4 साइड से बनने वाला फिगर क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से बनने वाला पेंटागोन, 6 से हेक्सागोन, 7 से हेप्टागोन, 8 से ऑक्टागोन, 9 से नोनागोन और 10 से डेकागोन। ये हमने लर्न कर लेना है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में जो है वो हमें इसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो पॉलीगॉन के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद आता है डायगोनल। डायगोनल भी काफ़ी यूज होता है। तो डायगोनल एक्चुअल में क्या होता है, तो उससे अब हम इंटरेक्ट हो जाते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए डायगोनल। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइन, जिन लाइन सेगमेंट्स को मिलाया जाए, नोट अ एडजेसेंट वर्ड। यहाँ पे जो एडजेसेंट वर्टेक्स है इसका मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स मैंने अभी आपको बताया था कि कॉर्नर होता है। ठीक है, जैसे इस शेप पे आते हैं हम, तो इस शेप में अगर हम एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से है, ये क्यू, ये ओ जो है ये आर के, ये एडजेसेंट है, मतलब एक साइड पे आने वाले। ठीक है, और ये पी जो है वो ई के एडजेसेंट है, ई जो है आर के है, क्योंकि ये किसी भी लाइन के 2 पॉइंट पे है। और एक्चुअल में डायगोनल क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ पे लिखा है ना नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, यहाँ पर हम अपोजिट वर्टेक्स भी लिख सकते हैं। जैसे पी के अपोजिट क्या है? आर। पी के सामने आर है, क्यू के सामने क्या है? ई। तो इस तरह से हमने दो डायगोनल इसमें बना दिए हैं। अच्छा, इसमें 2 डायगोनल बने, इसकी 4 साइड थी। अच्छा जी, इस पे आते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 साइड्स हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ये फिगर ड्रॉ किया गया, तो ये क्या बन गया? अभी हमने अपने टेबल में पढ़ा है, तो जिसकी 5 साइड्स होती है वो पेंटागन होता है। अब इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल्स इसके बनाए गए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। इस तरह से पॉलीगॉन में है ना, सब में हमें डायगोनल मिलेंगे छोड़ के ट्राइंगल को, क्योंकि ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्योंकि देखिए ए का अपोजिट है ही नहीं, ए के सामने। सी के अपोजिट नहीं है, ए के अपोजिट नहीं है कोई भी वर्टेक्स। ठीक है, सारे एडजेसेंट वर्टेक्स से मिलकर बनता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, ये पॉइंट हमने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसमें 4 साइड में हमने 2 डायगोनल बनाए। 5 जो ये हमारा पेंटागोन है, इसमें हमारे 5 डायगोनल बनते हैं। हमें पता कैसे लगेगा? क्योंकि सबकी शेप बनाकर और डायगोनल बनाकर तो हम देखेंगे नहीं कि भाई इसमें कितने डायगोनल है, इसमें कितने हैं। तो हमें क्या एक फॉर्मूला ऐसा मिल जाए कि हम उसे पुट कर दें और नंबर ऑफ साइड रख दें और हमें पता चल जाए कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें वो फॉर्मूला दिया गया है जिसे हमने याद रख लेना है। इसे एक अच्छा सा सर्कल दे दीजिए ताकि हमें ये याद करने में आसानी हो, ढूंढना ना पड़े बार बार। जो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल अगर हमें किसी पॉलीगॉन का फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब जो ये n यहाँ पर है इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड मान लो 4 है तो हम क्या करेंगे? n की जगह पर 4 रखेंगे। 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो 3 और 2 जो है फिक्स है, इनका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया? 1, और 4 1 जा 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डायगोनल आ जाएंगे। ठीक है ना इंटरेस्टिंग? तो सारी शेप, नंबर ऑफ शेप रख के इस फॉर्मूले में n की जगह पर नंबर ऑफ साइड रख के आप सभी के डायगोनल फाइंड कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का।
और मुझे करके बताइए कि नोनागन और डेकागन में, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, नोनागोन और डेकागन में कितने डायगोनल होते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। आई एम वेटिंग यूअर कमेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से इंटरेक्ट होते हैं। एक हमें अगला टॉपिक दिया गया है रीजन ऑफ ए पॉलीगॉन। जैसे ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, 3 साइड्स है इसकी। इसके अंदर जो ये शेडेड पार्ट दिया गया है ये इसका इंटीरियर पार्ट है। तो जो इंटीरियर पार्ट होता है ये हमें इसका इंटीरियर पार्ट दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल है, उसके बाहर जो ये है बाहर का एरिया, ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। एक्चुअल में देखिए ये 2 लाइंस नहीं है, ये एक पॉलीगॉन है, इसके बाहर यहाँ पर जो इसका, तो इसको ऐसे कलर किया गया, यहाँ पर दूसरी लाइन नहीं लगाई गई है। तो ये वाला जो एरिया है ये इसका क्या एरिया क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। क्योंकि आगे हम एक्सरसाइज में जब एंगल्स पता लगाएंगे ना तो हमें पता होना चाहिए इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। और जो ये लाइन पेन से ड्रॉ की गई है ये इसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। अब ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो अंडरलाइन कर लेते हैं मेन वर्ड्स को। कन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनके जो डायगोनल होते हैं वो लाए होते हैं कंप्लीटली इंटीरियर। अब देखिए इंटीरियर यूज हुआ ना, जिनके डायगोनल अंदर होते हैं वो कन्वेक्स होता है, और जिनके डायगोनल बाहर से बनते हैं वो एक्सटीरियर पार्शली बनते हैं, या पार्शली बनते हैं या एक्सटीरियर बनते हैं, वो क्या होते हैं, कनकेव पॉलीगॉन। कैसे होते हैं देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। ये एक पेंटागोन है और यहाँ पर 5 डायगोनल है, सारे अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जांपल है। अब इसमें देखिए ये इसके अगर 2 वर्टेक्स को हम मीट करते हैं तो वो एक डायगोनल बाहर बनता है, तो इसमें इट मीन्स इट इज़ अ कनकेव पॉलीगॉन और लाइक दिस। इसमें भी ये यहाँ पर अगर ये हम इसको यहाँ भी मिलाएं या ई को ए से मिलाएं तो ये जो वाला हमारा डायगोनल बनेगा ये भी हमारा आउट ऑफ द बाउंड्री बनेगा, तो इट मीन्स इट इज़ आल्सो ए कनकेव पॉलीगॉन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। सिंपल से 2 टॉपिक अब हमारे पास बच जाते हैं, एक तो रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर से देखिए हमें एक चीज़ ध्यान में आती है कि जो नियमित हो, ठीक है, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जिस पॉलीगॉन में जितने भी साइड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसलिए क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना अंडरलाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब आ जाता है नॉन रेगुलर पे। नॉन रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड के लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनता है। तो जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी चारों शेप साइड्स जो इक्वल नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। आगे हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने पढ़ लिया है इसमें कि हमारे पास इतने 3 साइड लाइन सेगमेंट्स से जो फिगर बनता है वो ट्राइंगल होता है, 4 से जो बनता है वो स्क्वायर होता है, 5 से जो बनता है पेंटागन होता है, और उसमें हमने वर्टेक्स भी पढ़ लिए, उनके डायगोनल भी पढ़ लिए। अब बात आती है उनके एंगल की, क्योंकि एंगल भी तो बनता है ना। तो एंगल ट्राइंगल में 3 साइड है और उनकी सम ऑफ एंगल होता है 180, क्वाड्रिलेटरल में होता है 360, पेंटागन में होता है 540। लेकिन फिर हमें एक हेल्प फॉर्मूले की हेल्प की ज़रूरत है ताकि हम वो पुट करें और हम इंटीरियर एंगल्स का पता लगा लें कि टोटल उनका सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का। तो चलिए लास्ट में इस पेज के हमें एक फॉर्मूला गिवन है, ये देखिए n-2, ये वाला n-2 मल्टीप्लाई में 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करके सिर्फ हमें इसका ये फॉर्मूला याद कर लेना है। n का मतलब वही होगा नंबर ऑफ साइड, पुट कर देंगे, -2 करेंगे और हम फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो हमें मिल जाएगा उस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम हमें मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हमें किस चीज़ का है ये हमें याद रखना है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब किसी पॉलीगॉन का जो टोटल होगा सारे एंगल को मिलाकर, वो हमारा फॉर्मूला ये बनता है। तो इस पेज पे हमें रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन और एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हमें फॉर्मूला ओनली ध्यान भर रखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज को काफ़ी इजी बनाएगा, स्मूथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं और
एक्सरसाइज को अब सोल्व कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 12A पर हमें सारे जाने पहचाने नाम ही मिलेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं। Here are some figures, classify them as open curve, closed curve, convex polygon and concave polygon। तो देखिए ओपन मतलब जो ओपन है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। क्लोज कर्व जो कि जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनमें हमारा डायगोनल जो है वो इंटीरियर साइड में बनता है। और कनकेव पॉलीगॉन वो होते हैं जिनका डायगोनल आउट ऑफ द फिगर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली शेप को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए देखने से हमें पता चल रहा है कि ये एक ओपन कर्व है, यहाँ से खुला है, और ये जो है वो एक क्लोज कर्व है, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पर। तो सी में देखिए हमें, क्योंकि ये अब कर्व तो है नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है, तो इसमें अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये कन्वेक्स है या कि ये कनकेव है। तो इसे अगर हम ड्रॉ करें ऐसे इसके डायगोनल, तो देखिए दो कॉर्नर इसके बाहर बनते हैं, और यहाँ पर जब हम लाइन लगाएंगे तो ये इसका जो डायगोनल है ये आउट ऑफ द फिगर जा रहा है। तो इसका मतलब इट इज अ कनकेव, ठीक है, कनकेव फिगर पॉलीगॉन। अब इसमें भी सेम है, देखिए डी पार्ट में ये भी एक्सटीरियर बन रहा है इसका डायगोनल, तो कनकेव। अब आ जाते हैं इस शेप पर, ई पर। तो इसके डायगोनल जो भी बनेंगे वो इस इमेज के अंदर ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो ये सारे डायगोनल जो है वो अंदर ही इस शेप के हैं। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो चलिए इजीली हमने सारे फिगर का बता दिया है कि ये कौन से कर्व से या कौन से पॉलीगॉन से रिलेट है। तो देखिए इंट्रोडक्शन से हमें ये हेल्प हो जाती है कि हमें एक एक चीज़ें फिर से नहीं उठा उठा के पढ़नी पड़ती, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड कॉल्ड। अगर किसी पॉलीगॉन की 7 साइड्स होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, हेप्टागन, ठीक है। व्हाट इज द सम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। अब इसमें क्या कहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था उसके इंटीरियर एंगल्स का एडिशन हम करें तो क्या होगा। तो रेगुलर और शेप का नाम है ऑक्टागोन। अब दो चीज़ें जो हमने याद की थी उनकी हमें यहाँ पर काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले तो हमने जो शेप का पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन किया था यहाँ पर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जिसकी 8 साइड होती हैं वो क्या कहलाता है, ऑक्टागोन। तो हमें ऑक्टागोन नाम मिला है, तो ऑक्टागोन मिला है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि 8 साइड की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए जो फॉर्मूला याद किया था उसकी जरूरत हमें अब पड़ गई है। तो उस दोनों को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ए पार्ट में पूछा गया व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन 7 साइड, तो इट इज कॉल्ड हेप्टागोन। आगे हमें बी पार्ट में पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन है, सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑक्टागोन यानी कि 8 साइड्स। रेगुलर है, देखिए इसमें लिखा भी है रेगुलर ऑक्टागोन 8 साइड्स से बनता है। अब इसके हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो है हमारा बनता है, लिखते हैं n-2 मल्टीप्लाई में 180। n यहाँ पर होगा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो वो है 8। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। 8-2 मल्टीप्लाई 180, 8 में से 2 माइनस आया 6 मल्टीप्लाई 180, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1080 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का पता लगा सकते हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स बस क्लास 8 का। फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स हमें गिवन है, उसके कुछ एंगल हमें दिए गए हैं और कुछ एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला फिगर हम ले लेते हैं और इसमें देखिए पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं विच कोरिलेट द फिगर। इट इज़ अ 1 2 3 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये याद रखना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इसको निकालते हैं, कैसे आएगा इसका, ये जो एंगल हमसे पूछा गया इसे हम लेट कर लेते हैं x। तो देखिए हम लिखेंगे सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट ऑलवेज 360 डिग्री। तो लिख लेते हैं हम 95 + 90 + 110 प्लस x, क्योंकि 4th एंगल हमें निकालना है और इन चारों का टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। देखिए गाइज, ये एक लाइन लिखने से एक तो हमें याद रहता है कि हमने यहाँ पर ये क्यों अप्लाई किया है। आगे क्वेश्चंस में भी जब हम इनका यूज करते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि हमने 360 यहाँ क्यों लिखा है। दूसरा जो है, हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ और क्यों लिख रखी है। तीसरा सबसे इफेक्टिव पॉइंट जो है ना, वो ये है कि जो एग्जामिनर होता है, जब वो किसी क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को चेक करता है और वो देखता है कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, साथ साथ उसका रीजन लिखा है, तो काफ़ी इफेक्टिव और फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम सारा पेपर करके आए हैं, हम कहते हैं कि हमने पूरा सब हमने क्वेश्चन किए, सोल्व किए, बट फिर भी हमारे मार्क्स कम आए हैं, उसका रीज़न फ्रेंड्स यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमें दूर कर देती है फाइनल मार्क्स, कंप्लीट फुल मार्क्स हमारे आने से। क्योंकि जब हमें ये नहीं लिखते हैं ना, हम सीधा भी कर देते हैं, और मैंने बोल दिया था, तुम्हें भी पता है, बट जब हम इसको लिख देते हैं काफ़ी इफेक्टिव आंसर हमारा हो जाता है, और जो एग्जामिनर होता है वो मजबूर हो जाता है फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है भाई, मैं तो जब एग्जाम में पेपर चेक करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स, और मैं उनको फुल मार्क्स भर भर के देती हूँ। लेकिन जब कोई बच्चा ऐसे कंजूसी करता है ना, तो फिर मैं उसके मार्क्स काटने में भी फिर टाइम नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, और ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो आपको अगर फुल मार्क्स गेन करने हैं ना, तो इन चीज़ों में लिखने में ना आपको अपना हाथ नहीं खींचना है। ओके, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 12A में हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं, फोर्थ हमने फाइंड करना है जो कि क्वाड्रिलेटरल का है। तो हमें पता है सम ऑफ द ऑल एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। तो चलिए इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं। तो ये 110 में 90 को ऐड करेंगे 295, 295 प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x निकालने के लिए 360 माइनस 295, तो हमें मिलेगा 5, 15 में से 9 गया तो 6, 65 डिग्री का जो हमारा एंगल है वो x, यानी कि ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 12 है मैथमेटिक्स बस क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं, और उसका बी पार्ट हमने देखना है, उसमें हमें मिसिंग एंगल्स का पता लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ ए फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। तो ये जो पॉलीगॉन हमें दिया गया है इसकी 4 साइड्स है, इट मींस इट इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 2 एंगल्स हमें दिए गए हैं और 2 इंटीरियर एंगल्स का हमने पता लगाना है। तो देखिए इसमें 2 2 लाइन ड्रॉ है, इट मीन्स ये दोनों एंगल जो भी वैल्यू है वो सेम है। तो लिख लेते हैं हम 4 एंगल्स, तो 30 प्लस 40 जो हमें गिवन है, और जो नोट गिवन है उनको हमने दोनों को एक्सलेट किया है क्योंकि दोनों सिमिलर है। ओके, और इन चारों का एडिशन आएगा 360। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो है उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, उनका 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने 360 लिखा है, ये याद रखना है। एडिशन कर लेते हैं 70 x 2x इज इक्वल टू 360। 70 इधर आएगा, ट्रांसपोर्ट होकर माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 290, x इज इक्वल टू 290, 2 विल बी डिवाइड, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 145 डिग्री ईच। ठीक है, ये दोनों एंगल x लिए थे तो ये भी 145 है और ये भी 145 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर सी पर आ गए हैं हम। हमें एक ये पॉलीगॉन दिया गया है, ट्राइंगल है जो कि एक ऑल्सो पॉलीगॉन है, उसमें हमें कुछ एंगल दिए गए हैं और कुछ हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें हमें x, y, z और w ये चारों एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ठीक है, तो x वाला एंगल हम निकालेंगे। तो एक चीज़ और समझा देती हूँ, देखिए जब एक लाइन पर हम 180 एंगल स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसे बनाते हैं ना, और अगर इसमें से कोई लाइन क्रॉस होकर जाती है, गुजर कर जाती है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों एंगल्स, मान लो इसे हम एंगल 1 का नाम दे दें, इसे एंगल 2 का नाम ले दें, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 एक्चुअल में तो 180 डिग्री ही होगा ना भाई, ये पूरा तो 180 था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 2 में हो गया तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर 180 हो जाएगा, है ना। अब जैसे हमने ये लाइन इधर से और लगा दी, तो ये अब ये 1 2 और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। इसका
काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर कब बनता है, कैसे बनता है, ये आपने याद रखना है। तो एंगल जो एक्स हमने फाइंड करना है वो इसी के थ्रू करना है। देखिए ये लाइन देखिए आप, अगर इसे हम मिला दें और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो एक्चुअल में इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स निकालने के लिए एंगल एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, देन वी विल गेट 100 डिग्री। तो एंगल x हमें 100 डिग्री का मिल गया है। अब आ जाते हैं एंगल z पर। एंगल z भी ऐसे ही बनेगा, एंगल z प्लस, और इसका रीजन भी लिख देंगे हम यहाँ पर कि हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को यूज किया है। एंगल z प्लस एंगल 50, सम ऑफ द बोथ एंगल्स आल्सो विल बी 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर, ये हमने लिखना है, ठीक है, बार बार लिखना है जहाँ पे भी यूज होता है। अब इसमें हम एंगल z निकालने के लिए इसको 50 को ले जाएंगे उधर और कर देंगे माइनस, तो एंगल z हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। ये आ गया हमारा 100 डिग्री, ये आ गया हमारा 130 डिग्री। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है एंगल w। तो एंगल w कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें तो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का 1 2 3 तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो थर्ड पे आ जाते हैं, ये फर्स्ट को सोल्व कर लिया, सेकंड एंगल निकाल लिया, अब थर्ड एंगल 80 प्लस 50 प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, ये आ गया 130 प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180। तो एंगल W निकालने के लिए 180 माइनस 130, देन इट विल बी 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल W हमारे पास आ गया है 50 डिग्री का। अब एंगल Y, तो अब हमें ये 50 मिल गया है, यहाँ पर देखिए ये 50 मिल गया है, तो ये कितने का होगा, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो एंगल Y को भी हम फोर्थ एंगल को ऐसे ही सोल्व करेंगे। एंगल Y निकालने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर एंगल Y इज इक्वल टू एंगल W प्लस में एंगल Y इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। तो इसी क्वेश्चन में देखिए कितनी बार 3 बार यूज हुआ है। तो एंगल W हमने अभी अभी फाइंड किया है 50 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। तो एंगल Y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस 50, इट विल बी 130 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसके चारों एंगल्स का पता लगा लिया है। इंट्रोडक्शन करते करते और एक्सरसाइज 12A के हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओबियसली आपने कर रखा है तभी आप देख रहे हैं, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरी बहुत ही प्यारी ऑडियंस है जो मुझे मोटिवेट करते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते हैं कि हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा सोल्व करना है। आप भी अपना कमेंट डाल सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।